नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल द्विवेदी स्वागत करता हूं आप सभी का सटीक नेटवर्क में। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो कृपया हमारे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम बात करेंगे क्रिकेट और इलेक्शन कमीशन के बारे में। क्रिकेट और इलेक्शन कमीशन कैसे रिलेटेड है इसके बारे में बात करेंगे। क्रिकेट क्यों इससे जोड़ के बता रहा हूं ये भी आपको बताएंगे। क्रिकेट एक ऐसी चीज है जो हमारे देश में मतलब एक तरीके से क्रिकेट, पॉलिटिक्स और बॉलीवुड, इसके बारे में सबसे ज्यादा हमारे देश में डिस्कशंस होते हैं। तो बॉलीवुड का इससे कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन हाँ, यहाँ पर हम क्रिकेट की बात कर सकते हैं और क्रिकेट में हम बात करेंगे अंपायरिंग के बारे में। कैसे अंपायरिंग और किस तरीके से जो अंपायरिंग डिसीजंस होते हैं उनको ओवर द टाइम इम्प्रूव किया गया, तो इस बारे में बात करेंगे। उसी तरीके से हम देखेंगे क्या इलेक्शन कमीशन या जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो भी इलेक्शन के रूल्स होते हैं उस तरीके से इवॉल्व किए गए पिछले कई सालों में या नहीं। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्रिकेट में जो रूल्स होते थे वो किस तरीके के होते थे। अंपायरिंग के जो रूल्स थे, पहले क्या होता था कि जो टेस्ट हो, वनडे हो, पहले क्योंकि T20 तो नहीं हुआ करता था, टेस्ट और वनडे मैचेस में क्या होता था कि अंपायरिंग के जो डिसीजंस हुआ करते थे उन पे काफी सारे क्वेश्चंस उठाए जाते थे कि जो होम कंट्री रहती है उसके अंपायर जो है तो फेवर करते हैं अपनी होम टीम को, और कई सारे गलत डिसीजन और कई सारे कंट्रोवर्शियल डिसीजंस भी हुए इस बारे में। तो 1992 से पहले ये सारी चीजें हुई। इनफैक्ट कुछ इंस्टेंसेस की बात करें तो 1986 में पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज का जो लाहौर टेस्ट था उसमें काफी सारे डिसीजंस पे क्वेश्चन उठाया गया। इनफैक्ट जो सर विवियन रिचर्ड्स थे उन्होंने स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट इस पे दर्ज कराया था आईसीसी के साथ में और अंपायरिंग के ऊपर। तो इसके बाद जो है तो काफी प्रेशर बढ़ा, लेकिन उसके बाद भी कोई नियम नहीं बना। लेकिन 1987 के बाद जो बायलैटरल सीरीज इंडिया और पाकिस्तान के बीच में खेली जा रही थी उसमें भी कई सारे अंपायरिंग ब्लंडर्स और अंपायरिंग के जो डिसीजंस थे वो काफी कंट्रोवर्शियल रहे, जिसके बाद आईसीसी ने वन न्यूट्रल अंपायर इन टेस्ट मैचेस 1992 में ऐसा फैसला लिया कि टेस्ट मैचेस में एक जो है तो न्यूट्रल अंपायर रहेगा। अब क्या हुआ कि अब एक न्यूट्रल अंपायर कर दिया। इसके बाद क्या हुआ, फिर क्या हुआ कि 1994 में क्या हुआ कि हेंसी क्रोनियो जो थे उन्होंने एक टेस्ट मैच जो इंग्लैंड के साथ खेल रहे थे वहां पर माइकल एथर्टन को नॉट आउट दिया गया, जो कि कंट्रोवर्शियल कॉट बिहाइंड डिसीजन कहा गया। इसके बाद जो है इस प्रोटेस्ट के बाद साउथ अफ्रीका के कैप्टन हेंसी क्रोनिये के द्वारा जो ये डिस्प्लेजर प्रेजेंट किया गया था, मतलब इस फैसले के साथ असहमति दर्ज कराई गई और इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया गया। उसके बाद 1994 में आईसीसी ने दो अंपायर टेस्ट मैचेस में रखना निश्चित कर दिया जो कि न्यूट्रल होंगे, मतलब बेसिकली जो भी टीमें खेल रही होंगी उनके टीम के अंपायर नहीं हो सकते, ऐसा नियम बनाया गया। अब बात करते हैं आगे जाकर के किस तरीके से इंप्रूवमेंट हुआ। साल 2000 की बात है, सचिन तेंदुलकर का बॉल टेम्परिंग कंट्रोवर्सी हुआ। अब क्या हुआ कि साउथ अफ्रीका के साथ एक टेस्ट मैच था जिसमें कि एक वीडियो सरफेस किया जिसमें बॉल के साथ कुछ करते हुए दिखाई दे रहे थे सचिन तेंदुलकर। और इस बात में सचिन तेंदुलकर की बात को पूरी तरीके से सुने बिना जो है तो सचिन तेंदुलकर और 5 इंडियन प्लेयर्स के खिलाफ जो है तो उन्होंने बैन लगाने की बात कर दी। ठीक है, और यहाँ पर माइक माइक डेनिस करके जो मैच रेफरी थे उन्होंने ये डिसीजन लिया। अब इसके बाद क्या हुआ कि बीसीसीआई ने आईसीसी को के ऊपर इल्जाम लगाया कि उसके जो अंपायर हैं और रेफरीज हैं वो काफी बायस तरीके से, और बीसीसीआई और जो एशियन कंट्रीज हैं उनके खिलाफ काफी बायस तरीके से काम करती हैं। इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि आईसीसी ने 2002 में एलीट पैनल ऑफ आईसीसी अंपायर का गठन किया। ठीक है, इसके बाद जो है तो एलीट पैनल ऑफ आईसीसी का अंपायर्स का गठन हुआ। उसके बाद टेस्ट मैचेस में जो अंपायरिंग है वो मोस्टली जो है तो एलीट पैनल के अंपायर करने लगे। अब क्या हुआ, इसके बाद आपको पता ही होगा कि सबसे बड़ा इंसिडेंट 2008 सिडनी टेस्ट मैच इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, जहां पर अनएक्सपेक्टेडली 11 गलत डिसीजन दिए गए जो कि सारे के सारे इंडिया के अगेंस्ट गए, और इसके खिलाफ और उसमें अंपायर थे स्टीव बकनर और मार्क बेंसन। इन दो खास तौर से स्टीव बकनर के खिलाफ काफी ज्यादा जो है तो बीसीसीआई ने क्वेश्चंस उठाए,
उसके बाद वहां पे एक मंकी गेट करके स्कैंडल हुआ, जहां पर हरभजन सिंह और एंड्रयू साइमंड्स के बीच में ये क्वेश्चन उठा, जहां पर हरभजन सिंह के ऊपर बैन भी लगा। तो इस तरीके की चीजें हुई और काफी सारे कंट्रोवर्शियल डिसीजन है। इसके आप वीडियो फुटेज चाहे तो आप यूट्यूब पे जाकर के आप ये वीडियो फुटेज देख सकते हैं कि किस तरीके से गलत डिसीजन दिए जा रहे थे। आउट होने के बाद लोगों को आउट नहीं दिया गया। ऑस्ट्रेलियन टीम से पूछकर रिकी पॉन्टिंग के सजेशंस के बेसिस पे जो है तो अंपायर ने डिसीजन ले लिया। इस तरीके के काफी सारे सिस्टम हुए। तब आया डिसीजन रिव्यू सिस्टम, डीआरएस का इंट्रोडक्शन हुआ 2008 कंट्रोवर्सी के बाद। अब बात करते हैं कि उसके बाद क्या हुआ। 2020 में क्या हुआ, कोविड-19 की वजह से होम अंपायर रिटर्न करते हैं टेस्ट मैचेस में, खासतौर से हर एक तरीके की सीरीज में। अब क्या हुआ कि यहाँ पे कोविड-19 के समय पे क्यों वापस किया, अब इसकी वजह से क्या हुआ कि डीआरएस क्यों किया गया था। पहले दो जो रिव्यू से हुआ करते थे उन्हें 3 रिव्यू कर दिया गया और अंपायर जो है तो होम हो गए। अब इससे फायदा क्या हुआ कि जो अपोजिशन टीम है, जो विजिटिंग टीम है, उसके पास 3 चांसेस हुआ करते थे पर इनिंग में, जहां पर वो अंपायर के फैसले पे क्वेश्चन उठा सकते थे। पर इसके बाद हुआ यूं कि पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच में रावलपिंडी में टेस्ट मैच हुआ, जहां पे कई सारे एलबीडब्ल्यू डिसीजन जो थे वो क्वेश्चनेबल रहे और काफी ज्यादा पाकिस्तानी बॉलर को फेवर करने के भी इल्जाम लगा। और इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि 2022 ने न्यूट्रल अंपायर का जो सिस्टम था टेस्ट मैचेस में वापस ले आए। तो अब देखिए आप, एक क्रिकेट स्पोर्ट्स है जो कि ओवर द टाइम टेक्नोलॉजी के साथ बायस खत्म करने का प्रयास करता रहा कि जो भी के टीम होस्ट कर रही है या जिसको एडवांटेज है उससे कोई भी अनफेयर एडवांटेज ना मिले, इस तरीके की कोशिशें की जाती हैं। इसके बाद पिचेस को रिव्यू किया जाता है, पिचेस की रेटिंग की जाती है। अगर पिचेस की रेटिंग पुअर होती है तो उस पिच को इंटरनेशनल मैचेस नहीं मिलते। इस तरीके के कई सारे नियम आईसीसी ने बना रखे हैं और ये बना रखा है जिससे कि फेयर प्ले कंडीशंस हो और सामने वाली टीम जो विजिटिंग टीम है उसे भी मैच जीतने का बराबर अपॉर्चुनिटी मिले। अब आगे बात करते हैं। अब हो गई बात यहां पर क्रिकेट की। क्रिकेट के बाद अगर हम बात करें चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट रूल्स के बारे में बात करते हैं। अर्लियर जो सिस्टम था 1950 से 2023 तक लगभग एक जैसा सिस्टम था, जहां पर कोई इस तरीके का सिस्टम बनाया नहीं गया था जहां पर कि कोई भी ऐसा सिस्टम हो जिसके बेसिस पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट होता है। ये ज्यादातर एग्जीक्यूटिव पावर, मतलब बेसिकली प्रधानमंत्री और उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स जो थे वो से उन चुना करते थे और उनकी एक ही कंडीशन थी कि ईसी का कार्यकाल जो है तो 6 साल या फिर 65 साल की उम्र तक हो सकता है। 65 साल जो है उम्र हो या तो ज्यादा से ज्यादा, या तो 6 साल तक का कार्यकाल हो सकता है। इस तरीके के नियम थे और इसके अलावा कोई भी ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था। इनफैक्ट जिसके जिसके तहत कई बार जो है तो क्वेश्चंस उठना चालू हो गए 1990 के बाद में। थोड़े बहुत क्वेश्चंस उठते थे, इतने ज्यादा क्वेश्चंस उसमें भी नहीं उठे। और खास तौर से एक और चीज यहाँ पे मायने रखती है कि टीएन सेशन के आने के बाद इलेक्शन कमीशन क्या होता है इसके बारे में लोगों को पता चला 1990 के चुनाव के बाद। 1990-91 के चुनाव के बाद लोगों को यह एहसास हुआ कि इलेक्शन कमीशन नाम की भी कोई संस्था है और वो क्या क्या चीजें कर सकती है। अब बात करते हैं इश्यूज एंड कंट्रोवर्सीज की। अब क्या हुआ कि इश्यूज एंड कंट्रोवर्सी की बात करते हैं तो इंडिपेंडेंस और इम्पार्शियलिटी को लेकर के काफी सारे सवाल उठाए गए सीईसी को लेकर के। अब इसके बाद क्या हुआ कि और इसके बाद गवर्नमेंट और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बीच भी काफी सारे कॉन्फ्लिक्ट देख ले गए। खास तौर से 1990 और 1996 को के समय पे, टीएन सेशन के समय पे सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सीज रूलिंग गवर्नमेंट और सीईसी के बीच में देखी गई। इनफैक्ट अगर आप इस कॉन्फ्लिक्ट को देखेंगे तो ये हमारी डेमोक्रेसी को कितना मजबूत करती है, इस बात से आप समझ सकते हैं कि उनके समय में कई सारे हेट स्पीचेस, कई सारे लोगों पे बैन लगना और इस तरीके की कई सारी चीजें हुई उनके समय पे, जिसको एक तरीके से इलेक्शन कमीशन के इतिहास में सबसे अच्छे इलेक्शन कमिश्नर के रूप में टीएन सेशन को स्थापित करती है ये सारी बातें। अब बात करते हैं आगे जाकर के इसमें और क्या चीजें हुई। की चेंजेस एंड क्रोनोलॉजिकल रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2023 में एक जजमेंट दिया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है कि जब, और कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट में भी मेंशन्ड है, प्रोफेसर सक्सेना ने यह बात कही थी कि अगर कि हमको इलेक्शन कमिश्नर चुनने के लिए, क्योंकि ये एक इलेक्टोरल बॉडी है और सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी है, तो इसके इलेक्शन कमीशन के चीफ को चुनने के लिए हमें एक नई लॉ पास करना चाहिए जिसके तहत जो है तो फ्री एंड फेयर तरीके से इलेक्शन कराए जा सके।
उस समय पे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि अभी हम इस तरीके की किसी भी सिस्टम को पहचान नहीं पाए और किस तरीके से उसे सेटअप करें, तो उस समय पे वो डिसीजन नहीं लिया गया और बाद आने वाली जो सरकारें होंगी या फ्यूचर जनरेशन होंगे उनके ऊपर ये ओनस छोड़ दिया गया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने 2000 मार्च 2023 में एक फैसला दिया जिसमें उन्होंने प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात कही। अब ये क्यों फैसला लिया गया? जिससे कि ट्रांसपेरेंसी और गवर्नमेंट का कंट्रोल को कम किया जा सके, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला लिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कैविएट डाल दिया कि ये नियम तब तक लागू रहेंगे जब तक संसद कोई नियम बना नहीं देती है। उसके बाद क्या हुआ कि संसद ने जो है तो नियम बना दिया। कौन सा नियम बना दिया? जहां पे अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन A3C सिस्टम को लागू कर दिया। वहां पर जो है तो इलेक्शन कमीशन अपॉइंटमेंट के लिए नियम लागू कर दिया, जहां पर 3 मेंबर की कमेटी हो गई चुनने के लिए, जिसमें कि प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा और कैबिनेट मिनिस्टर से कोई भी एक मनोनीत मिनिस्टर हो सकते हैं। ऐसा नियम बना दिया गया। समझते हैं कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ सीईसी कैसे हुआ। तो 1989 के इलेक्शन तक ओनली 1 इलेक्शन कमिश्नर वाज अपॉइंटेड। इसके बाद क्या हुआ? 1989 के ऑनवर्ड्स 2 और एडिशनल इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट हुई और इसके बारे में टीएन सेशन ने लिखा भी कि एज एन इलेक्शन कमिश्नर मेरे पास बहुत ज्यादा काम नहीं होता था और 2 और इलेक्शन कमिश्नर लाने से क्या फायदा होने वाला ये समझ पाना थोड़ा मुश्किल है। ऐसा भी कहा जाता है कि राजीव गांधी जो है तो इसको इसलिए लेकर के आए थे क्योंकि वो ये चाहते थे कि क्योंकि टीएन सेशन उस तरीके के इलेक्शन कमिश्नर नहीं थे। इलेक्शन कमिश्नर को हटाने की जो प्रोसेस थी वो होती है इम्पीचमेंट के द्वारा, जो कि प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और इलेक्शन कमीशन, ये सारे उसी तरीके के आते हैं जिसमें इम्पीचमेंट के द्वारा ही इनको हटाया जा सकता है। तो इलेक्शन कमिश्नर को हटा नहीं सकते तो उन्होंने 2 और ईसीज लेके आए और जो डिसीजन होता है किसी भी इलेक्टोरल प्रोसेस का या फिर इलेक्टोरल क्वेरीज का, वो 2:1 के बेसिस पे, जो मेजोरिटी के बेसिस पे लिया जाएगा। ऐसा 1989 के बाद सिस्टम हो गया। तो ये भी काफी कंट्रोवर्शियल माना जाता है 1989 के बाद जो डिसीजन लिया गया। उसके बाद जो है तो गवर्नमेंट ने ये एक नया लॉ बना दिया जहां पर गवर्नमेंट ने ये नियम लाया, ये संसद में लॉ पास कर दिया जहां पर लोग, लीडर ऑफ अपोजिशन, प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर जो है तो डिसीजन लेंगे कि कौन होगा नया सीईसी। और लेकिन प्रॉब्लम इसमें यही है कि अगेन सरकार की तरफ से 2 और अपोजिशन की तरफ से सिर्फ 1 है। 2:1 का रेशियो हो गया। तो हर बार जब भी मेजोरिटी की बात आएगी तो मेजोरिटी के टाइम पे हमेशा सरकार जिसको चाहेगी वही चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन जाएंगे। अब दिक्कत क्या है इसमें? दिक्कत यह है कि राजीव कुमार जी का जो कार्यकाल था और खास तौर से इससे पहले जो सीईसी का अपॉइंटमेंट हुआ था जिसके तहत ये सारे फैसले हुए थे, उस समय से लेकर के और अभी तक काफी ज्यादा कंट्रोवर्सीज हो गई हैं। कंट्रोवर्सीज किस तरीके की? इलेक्टोरल नंबर बढ़ना, किसी भी तरीके की रिपोर्ट के जो कंप्लेंट्स जाती हैं उस पर एक्शन नहीं लेना। इनफैक्ट 2024 लोकसभा चुनाव में इतनी ज्यादा कंट्रोवर्शियल बातें करना जो कि सीधे सीधे इलेक्शन कमीशन की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके उल्लंघन माने जा सकते हैं। मॉडर्न कोड ऑफ कंडक्ट, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अगेंस्ट माने जा सकते हैं। इस तरीके के कई सारे जो है तो स्पीचेस दी गई। ये नहीं कह सकते हैं कि एक ही तरफ से दी गई, कई कई सारे लोगों ने इस तरीके के स्टेटमेंट्स दिए, लेकिन उसमें किसी भी तरीके का जो है तो एक्शन नहीं लेता हुआ इलेक्शन कमीशन दिखा। उसके बाद इलेक्शन कमीशन कई जगह पे सत्ता पक्ष का साथ देता हुआ दिखाई दिया और ऐसे कई सारे इल्जाम है। महाराष्ट्र का इलेक्शन, हरियाणा का इलेक्शन, उसके बाद एडीआर की रिपोर्ट के हिसाब से 5 लाख से 70,000 से ज्यादा वोटों का डिफरेंस है जो लोकसभा में चुनाव हुए हैं। तो इस तरीके के कई सारे मुद्दे हैं जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन की ये सारी प्रॉब्लम चल रही हैं। अब डिबेट किस बात पे चल रही है? पहली डिबेट चल रही है जुडिशरी वर्सेस एग्जीक्यूटिव कंट्रोल। पहली बात इस बात को समझना होगा कि अभी जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने ये कहा कि आखिर जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव कंट्रोल क्यों करना चाहिए। उन्होंने ये शायद सीबीआई डायरेक्टर के सिस्टम में कही थी, लेकिन ये बात लागू होती है सीईसी के अपॉइंटमेंट में भी। अब बात ऐसी है कि क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? पहले इसे समझना पड़ेगा। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो उसे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत बनना चाहिए और कोई ऐसा प्रोसेस होना चाहिए जो कि एग्जीक्यूटिव कंट्रोल में नहीं। एग्जीक्यूटिव में तो प्रधानमंत्री भी आते हैं, उनके कैबिनेट मिनिस्ट्री आती है, सारे आईएएस और आईपीएस ऑफिस, आईएएस जो ऑफिसर्स होते हैं वो सारे एग्जीक्यूटिव कंट्रोल्स की बात होती है।
तो अगर उसकी बात की जाए तो एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में आती है। तो एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में अगर इलेक्शन कमीशन आएगा तो आप समझ सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में आने वाला मतलब सरकार के आदेश मानने वाला इलेक्शन कमीशन बनेगा। फिर आता है इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंस। अब क्या हो गया, डिसीजन मेकिंग में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा होती है, और सीईसी की अपॉइंटमेंट अगर कोई सरकार करती है तो सरकार के वफादार होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और एक और दिक्कत है कि उसमें सेक्रेटरी लेवल के या आईएएस ऑफिसर ही जो है तो मोस्टली सेलेक्ट हो सकते हैं, ऐसे कुछ नियम है उसमें इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट में। अब इसमें अभी जो करंट स्टेट ये है कि आज जो है तो ज्ञानेश कुमार जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर चुन लिए गए हैं, जहां पर राहुल गांधी ने अपना डिसेंट नोट सबमिट किया है कि आखिर इतनी जल्दी क्या थी। 19 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में ये एक अर्जी है जिसके ऊपर सुनवाई होने वाली है, जहां पर ये जो इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट का लॉ जो पास हुआ है संसद में उसे चैलेंज किया गया है, और कल की डेट मिली है सुप्रीम कोर्ट में। तो अपोजिशन का या कांग्रेस का ये कहना था, लीडर ऑफ अपोजिशन जैसे कि राहुल गांधी है, उनका ये कहना था कि आखिर 19 फरवरी तक वेट किया जा सकता था, और जिस तरीके का सिस्टम है उसमें उनके डिसेंट देने का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एक डिसेंट नोट देने से डेमोक्रेसी मजबूत नहीं हो रही है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने कंट्रोवर्शियल हो सकता है। अब क्रिकेट की एनालॉजी क्यों दी? क्रिकेट की एनालॉजी देने का यह सेंस है कि अगर क्रिकेट एक स्पोर्ट्स है जिससे लोगों की जिंदगी पैसे की तरफ से, एंटरटेनमेंट की तरफ से इंपैक्ट होती है, लेकिन उस तरीके से इंपैक्ट नहीं होती है, अगर उसमें फ्री एंड फेयर हर तरीके से नियमों में बदलाव करके, नियमों को सुदृढ़ करके, और नियमों को मोरली, एथिकली और टेक्नोलॉजिकली सही करने का प्रयास किया जा रहा है, उसमें इतने सारे सवाल क्यों? अगर आप देखेंगे तो इलेक्शन कमीशन जो रिसेंट टाइम में कई सारी चीजें, हरियाणा इलेक्शन से रिलेटेड एक पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट जो चंडीगढ़ में है, वहां पर भी एक पिटीशन लगी थी कि वीडियो फुटेजेस हरियाणा इलेक्शन की जो है तो महमूद चाचा साहब को दी जाए। तो उसके खिलाफ जाकर के सरकार की तरफ से एक नोट आया कि कोई भी वीडियो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस नहीं दिया जाएगा, ज्यादातर सारे एविडेंस जो है तो डॉक्यूमेंटेड जो एविडेंस है वो दिए जाएंगे। इसके बाद आपने चंडीगढ़ में मेयर इलेक्शन में आपने देखा ही होगा कि किस तरीके से सीधे सीधे धांधली होती हुई पकड़ी गई थी। प्रॉपर कैमरे, अगर उस दिन सोचिए कैमरा नहीं होता, कैमरा जो घूमने वाला कैमरा था, अगर गलती से अगर वो और अलर्ट होते मसी 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 साहब, तो आप समझ सकते हैं कि वो इलेक्शन की गड़बड़ी भी नहीं पकड़ी जाती। किस तरीके से वो पेन से खुद ही निशान लगा रहे थे। हो गई ये बात। तीसरी बात करते हैं हम। उसके बाद महाराष्ट्र की बात की जाए, जहां पर 32 लाख वोटर 5 साल में बढ़े और 39 लाख वोटर जो है तो 5 महीने में बढ़े। एक बिल्डिंग में अभी राहुल गांधी जी ने इल्जाम लगाया कि 7,000 लोग एक बिल्डिंग में शेडी में बढ़ गए। इस तरीके के कई सारे इल्जाम हैं जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर हैं, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने कहा लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण के बाद कि इलेक्शन कमीशन इन सभी चीजों के का रिप्लाई देगा, लेकिन आज तक इलेक्शन कमीशन इसका रिप्लाई नहीं दे सका है। कई सारे लोग होंगे जो कि भारतीय जनता पार्टी या गवर्नमेंट के सपोर्टर होंगे, और वो ये आज मेरा वीडियो देखने के बाद हो सकता है ये कहें कि अरे पहले भी तो ये होता था। बिल्कुल होता था, पहले बूथ कैप्चरिंग भी होती थी पहले, तो सब आज भी बूथ कैप्चरिंग करना चालू कर दीजिए। फिर आपको प्रोसेस इंप्रूव करनी होती है, राइट? आपको ये थोड़े जाके पीछे जाकर के, जो पीछे अगर किसी ने मर्डर किया था, किसी पहले जो है तो चोरी होती, तो आज भी चोरी होते रहना चाहिए? ऐसा नहीं हो सकता ना। टू रॉन्ग्स कैन नॉट मेक वन राइट। तो जब आप सही हैं, सही इस पे बनाइए। इनफैक्ट एक और चीज कहेंगे, जब एल के आडवाणी विपक्ष के लोकसभा में विपक्ष के नेता थे, उन्होंने ये बात उठाई थी कि इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट की प्रोसेस बदलनी चाहिए। उन्होंने भी कुछ सजेशन दिए थे। वो भी सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी जब अपोजिशन में थी वो भी इस तरीके से फ्री एंड फेयर तरीके की बात करती थी, कांग्रेस ने नहीं किया। आज कांग्रेस कर रही है, भाजपा नहीं कर रही है। तो पार्टी विद द डिफरेंस कहाँ रह गया? मतलब बेसिकली जैसे कांग्रेस चला रही थी अपने हिसाब से, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी भी अपने हिसाब से चला रही है। तो हम सरकारें इसलिए बदलते हैं जिससे हमारे लॉ, प्रोसेसेस और जितनी भी हमारे डिस्क्रिपेंसीज हैं, ट्रांसपेरेंसी बढ़े, भ्रष्टाचार कम हो, इस तरीके के मुद्दे के, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, इकोनॉमी बढ़े, इस तरीके की लोगों का भला हो, इन सब चीजों के लिए सरकार चुनते हैं। तो अगर चीफ इलेक्शन कमीशन के ऊपर भारतीय जनता पार्टी भी सवाल उठाती रही जब वो पोजीशन में थी, आज कांग्रेस भी उठा रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में आई तो उन्होंने जो लॉ बनाया संसद में वो पूरी तरीके से सरकार को फेवर करता है, और सरकार
अपने चहेते या अपने किसी भी लॉयलिस्ट या फिर सरकार के प्रति वफादार किसी व्यक्ति को, किसी आईएएस ऑफिसर को अपना इलेक्शन कमीशन नियुक्त कर सकती है, जो कि सरकार की किसी भी तरीके की कंप्लेन के खिलाफ आंख बंद करके बैठ सकता है। जैसा कि इल्जाम सीईसी, करंट सीईसी जो रिटायर हो गए हैं, आज ही रिटायर हुए हैं, राजीव कुमार जी के ऊपर लगता है। आप बताइएगा कि हमारी इस एनालॉजी के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।